जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन विमर्श लर्निंग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है डीलिमिटेशन कमीशन। ये कुछ टाइम से न्यूज में छाया हुआ है कि क्या होता है परिसीमन आयोग, और ये इशू क्या है परिसीमन आयोग का। डीलिमिटेशन कमीशन, इसको लेकर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है, एक लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है। तो देखते हैं इसको कि है क्या ये डीलिमिटेशन का। इसको समझने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी आप। कि भारत का संविधान जो है उसमें एक आर्टिकल है 82। आर्टिकल 82 क्या बोल देता है? ये कहता है कि भारत में हर सेंसस के बाद में, हर जनगणना के बाद में भारत में रीड्राइंग ऑफ बाउंड्री होगी। जो बाउंड्री किस चीज की? लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की। हम सबको पता है कि लोकसभा और विधानसभा, इनके क्षेत्र बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्युएंसीज जिनको कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, जैसे जैसे जनगणना जनसंख्या बढ़ती रहती है तो इनको रीड्रॉ करना पड़ता है। तो आर्टिकल 82 ये कह देता है कि आपको हर सेंसस के बाद में वो बाउंड्री क्या करनी पड़ेगी? रीड्रॉ करनी पड़ेगी। अब अच्छा, ये बाउंड्री कौन बनाएगा? ये काम दिया गया है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। और ये परिसीमन आयोग क्या करेगा? बाउंड्री डिसाइड करेगा। एक 82 में जो महत्वपूर्ण बात की गई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि आर्टिकल 82 ये कहता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जरूरत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यह बोला गया कि कोशिश की जाएगी कि पॉपुलेशन और सीट का जो रेशियो है वो पूरे भारत में एक जैसा रहे। अब ये समझो, देखो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन और सीट का रेशियो का मतलब क्या है कि अगर 20 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं तो लगभग लगभग ऐसे ही चुने। 20 लाख लोग एक एमपी को चुने। ऐसा ना हो कि यूपी में तो 20 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं, गोवा में 5 लाख चुन रहे हैं, या सिक्किम में 4 लाख चुन रहे हैं। ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बोला गया कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप बाउंड्री को रीड्रॉ करो, फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिससे ये रेशियो बराबर बना रहे। अच्छा, ये रेशियो पूरे भारत में बराबर करने की कोशिश करनी है, और साथ साथ में क्या करना है, विद इन स्टेट भी ऐसा ही करना है। जैसे मान लो ये यूपी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूपी में नोएडा के अंदर 30 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं, और एक छोटा एक और कोई डिस्ट्रिक्ट है, बलिया है, वहां पर और जो है 15 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं। तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि लोग माइग्रेशन, पलायन करते रहते हैं। तो ये सब इस काम जो है, इस ये बैलेंस बनाने का काम डिलिमिटेशन कमीशन का होगा। अच्छा, ये जब पूरी बात जो है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भारत का जब लोकतंत्र शुरू किया गया तो उसमें एक प्रिंसिपल बनाया गया कि 1% जो होगा भारत में, उसको 1 वोट देने का अधिकार मिलेगा, और उस वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। 1% 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब अगर आप सोचो कि कहीं पर 30 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं, कहीं पे 15 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं, कहीं पे 5 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं, तो यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि ये 30 लाख लोगों की आवाज कम हो गई, इन 5 लाख लोगों की आवाज ज्यादा है, एक एमपी चुन रहे हैं वो। ठीक है, इसलिए ये रीड्राइंग की जरूरत पड़ती है कि ये सिद्धांत जो बेसिक लोकतंत्र का सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो गई। अब अच्छा देखो, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ी कानूनी बातें एक बार समझ लेते हैं कि इसमें कानूनी बातें क्या है डिलिमिटेशन कमीशन की। पहली बात जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट वो इशू है डिलिमिटेशन का, कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जो जाते हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनेगा। संसद भारत में क्या करेगी? वो एक्ट बनाएगी और उससे वो मंजूरी देगी। भारत में 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन बना, एक एक्ट पास किया गया। उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1972 में, और उसके बाद सीधा 2002 में। 4 बार ये एक्ट पास किए गए हैं डिलिमिटेशन के। ठीक है, और उसके बाद वो आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। एक्ट ने मंजूरी दे दी, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक कमीशन बना देगा, आयोग बना देगा। और इस आयोग में सामान्यतः जनरली जनरली क्या होता है? 3 लोग होते हैं। एक चेयरमैन बनाया जाएगा, और जो भारत का इलेक्शन कमिश्नर होता है वो क्या होता है? उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन जो ये होगा, डिलिमिटेशन कमीशन,
एक तो बात हो गई ये एक्ट से बनाया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इसका गठन करेगा। इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं। पावर्स क्या है? देखो, आर्टिकल 329 कहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी फैसला होगा, जो भी अवार्ड है उसका, उसको किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। मतलब वो जस्टिसाइबल नहीं है। आप सोचो कितनी बड़ी पावर है। उसका फैसला सर्वमान्य है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसने जो फैसला दे दिया, ऐसे ही इसके फैसले को, डिलिमिटेशन के फैसले को लोकसभा और विधानसभाओं में रखा जाएगा, लेकिन ये लोग भी उसमें संशोधन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब क्या है, इसके पास इतनी पावर है, वो बाउंड्री को रीड्रॉ कर देगा देश में। तो ये तो डिलिमिटेशन कमीशन का ओवरव्यू है। अब अच्छा, मुद्दा क्या है, अब ये बात समझते हैं कि इशू कौन सा बन गया कि डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर मुद्दा क्या बना। मुद्दा क्या बना, देखो, अब हमें पता है कि भारत में कुछ देश ऐसे, कुछ राज्य ऐसे हैं, और खासकर नॉर्थ इंडिया के राज्य, और इधर है दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के राज्य। इन लोगों ने, नॉर्थ इंडिया के राज्यों ने क्या किया कि जनसंख्या पर या फैमिली प्लानिंग जो है उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हम लोगों को पता है जनसंख्या बढ़ती चली गई, फैमिली प्लानिंग पे साउथ इंडिया के लोगों ने खास ध्यान दिया, फैमिली प्लानिंग पे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो अच्छी इनके यहाँ पर हुई, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, इन्होंने फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया। अब अच्छा, अब उसको डिलिमिटेशन कमीशन में इनको उसका खामियाजा भुगतने को मिल रहा है, क्योंकि जितनी जनसंख्या इन्होंने बढ़ाई उत्तर भारत के लोगों ने, अब डिलिमिटेशन होगा तो उतनी सीट्स इनकी बढ़ेंगी, क्योंकि हमें वो सिद्धांत फॉलो करना है, एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक वैल्यू। इनकी सीटें बढ़ेंगी, अब इनकी विचारों की सीट जो होंगी वो कम होंगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये फैमिली प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग जो हमारा हमारा उद्देश्य था वो हमने पूरा किया, लेकिन उसका डिसएडवांटेज हमें मिल रहा है, हानि हो रही है। और वैसे भी दक्षिण भारत की पॉलिटिकल पावर कम है, आबादी तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया जो जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है, केंद्र में सरकार बनाता है, तो वो अपने आप को वैसे भी डिसएडवांटेज पोजीशन में मान के चलते हैं कि हम पॉलिटिकली हैं, राजनीतिक रूप से। और ऐसे जब डिलिमिटेशन होगा तो हमारी सीटें और कम हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसका कुछ उपाय भी रखा गया था। तीन चीजें और यहाँ पर एक समझनी है हमें कि इंडिया में क्या हुआ था कि 82 आर्टिकल जो कहता था, हम लोगों ने अभी देखा, कहता था हर सेंसस के बाद आपका क्या करो, डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, तो करो। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, क्योंकि फैमिली प्लानिंग को भी तो बढ़ावा देना था कि जनसंख्या नियंत्रण हो पाए। तो भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुआ इमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे 76 में। और इसने क्या कर दिया, 1971 की जनगणना को आधार बनाकर सीटें फ्रीज कर दी। फ्रीज मतलब कि अब जो है हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, 1971 के आधार पर ही जो सीट्स हैं भारत में वो राज्यों को दी गई लोकसभा में। ये एक अच्छा फैसला था, इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी में हुआ था, और ये बोला गया था कि हम इसलिए फ्रीज कर रहे हैं क्योंकि अब इससे क्या होगा, राज्य जो है वो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, और वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारी राजनीतिक शक्ति हमें बढ़ानी है, पॉलिटिकल पावर हमें बढ़ानी है। तो ये काम कर दिया गया। ठीक है, लेकिन 20-30 सालों में बहुत बदलाव हो गया। फिर 84th अमेंडमेंट किया गया 2001 में, और इससे क्या किया गया, एक बात ऐड कर दी गई। एक ऐड क्या की गई, और ये बोला गया कि इसको और बढ़ाया गया कि 2026 के, ये इशू यहां पर देखो, ये करंट इशू इस वजह से आ रहा है, बोला गया 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद ये डिलिमिटेशन भारत में किया जाएगा, परिसीमन नया लागू किया जाएगा। अब 25 चल ही रहा है, 26 आने वाला है, मतलब डिलिमिटेशन, अब सेंसस होगी, जनगणना, और नया परिसीमन आएगा, नई बाउंड्री डिसाइड की जाएंगी। तो साउथ इंडिया की स्टेट क्या है, अगर आप देखो तो पिछले साल से कभी तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने क्या बोल दिया कि हम लोगों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ाओ। फिर उसी में आंध्र तेलंगाना के सीएम आ गए, पॉपुलेशन बढ़ाने का वो बोलने लगे, पॉलिटिकल बातें बोलने लगे कि हम लोग को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है क्योंकि हम डिसएडवांटेज पोजीशन में जा रहे हैं, और वो इस डिलिमिटेशन का विरोध करने लगे 26 के बाद। हालांकि एक चीज और यहां पर याद रखें तो वो थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली अच्छी चीज हो जाती है कि एक 87th अमेंडमेंट भी किया गया 2003 में, और इसमें क्या किया गया था
आंतरिक इंटरनल चेंज किए गए थे भारत में। इंटरनल का मतलब क्या है कि जैसे यूपी के अंदर, यूपी की हमें पता है 80 सीट है लोकसभा में, ठीक है, तो यूपी के अंदर बाउंड्री फिर से डिसाइड कर दी गई थी, रीड्रॉ कर दी गई थी, मैनेज कर दी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था जैसे यूपी है, तमिलनाडु के पास 39 सीट्स हैं लोकसभा में, तो ये राज्यों की सीटें नहीं बदली गई थी बिल्कुल भी, वो बस आंतरिक चेंज किए गए थे, बाउंड्री रीड्रॉ की गई थी इस वाले अमेंडमेंट से, ठीक है, जो 2002 का परिसीमन बना था उसके लिए। मेन इशू ये वाला है कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन बनेगा उसमें अब ये बाउंड्री भी रीड्रॉ करनी, क्योंकि देखो यूपी की आबादी कितनी हो चुकी है, 24 करोड़ के को पार कर चुकी है, ठीक है, 25 करोड़ लिखते हैं यूपी की आबादी। तमिलनाडु की आबादी 8 करोड़ हो चुकी है, 8 करोड़, और उसको 39 सीट्स हैं, ठीक है, 8 करोड़ 39 सीट, और यहां पर 24 करोड़ 80 सीट। अब अपने आप देखो कितना डिसबैलेंस है कि कितने, एक सीट पे कितने लोग एमपी चुन के देते हैं, कितनी जनसंख्या पे एक एमपी आ रहा है। तो आप सोचोगे यूपी की बढ़नी चाहिए, यूपी की वैसे भी लार्जेस्ट है, और अगर सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाकर पॉपुलेशन के बेसिस पे परिसीमन लगा तो यूपी की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्य जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इस डिलिमिटेशन। इनकी दो तीन समस्याएं और हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो हमारा लोकसभा की सीटों में तो घाटा होगा ही, दूसरा हमारी जो छोटी स्मॉल पार्टीज हैं उनका नुकसान, राजनीति भी तो आती है। अब सोचो, देखो जो पार्टी उत्तर भारत में मजबूत है, बीजेपी, सपा, उनका फायदा है क्योंकि वहां सीटें बढ़ेंगी, और इसलिए जो रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है, उनको नुकसान होगा, तो इसलिए वो पार्टी जो है वो भी सर्वाइवल मोड में है, इसलिए और वो विरोध कर रहे हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि हमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भारत के होते हैं, संसाधन, उसमें नुकसान, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर पैसा बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि भाई यहाँ पे इतनी आबादी है तो इनको पैसा दो इस राज्य के लिए। तो कहते हैं कि हमने अच्छे काम किए, फैमिली प्लानिंग की, लेकिन हमारा नुकसान इस चीज में, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन एक ऐसा बड़ा इशू बन चुका है जिसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत में डिवीजन एक क्रिएट होने लगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उन्होंने साउथ इंडिया में बोला कि दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन साउथ के राज्य तैयार नहीं है मानने को। उन्होंने बोला कि हाँ चलो हमारी 39 रहेगी तमिलनाडु की, लेकिन यूपी या उत्तर भारत की तो बढ़ जाएंगी, उस तरीके से तो लॉस हमारा होगा ही, ठीक है। तो अच्छा, अब इस समस्या का सोल्यूशन क्या है? तो इस सोल्यूशन जो अभी, तो ये प्रोटेस्ट और बढ़ना है कि भाई कैसे कैसे क्या किया, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो सोल्यूशन बताते हैं, नंबर वन, पहला, कहते हैं कि अकेले जनसंख्या को आधार मत बनाओ, पॉपुलेशन अकेला आधार नहीं होना चाहिए, ना बनाओ डिलिमिटेशन का, परिसीमन का। तो फिर जनसंख्या नहीं देखोगे तो क्या देखोगे? तो इसमें बोला जाता है कि आप बाकी चीजें भी देखो कि उनके यहाँ फैमिली प्लानिंग कैसी हुई, उनके यहाँ उन्होंने क्लाइमेट एनवायरमेंट पे कितना ध्यान दिया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी, उन्होंने अच्छा डेवलप किया नहीं किया, इन सबको आधार बनाकर एक एक फॉर्मूला बनाओ जिसके आधार पर आप सीटों को बांटो। जैसे फाइनेंस कमीशन बांटता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, एक फॉर्मूला बनाता है, एनवायरमेंट को वेटेज देता है, फैमिली उसको पॉपुलेशन को तो वेटेज देता ही, साथ साथ में वो क्या करता है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको वेटेज देता है। तो ऐसे एक फॉर्मूला बनाओ, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर करोगे तो साउथ इंडिया को लॉस। दूसरा, वो लोग कहते हैं कि जो सोल्यूशन देते हैं वो कहते हैं कि चलो लोकसभा में वो एक वन पर्सन वन फैमिली वन वोट है, तो इनकी राज्यसभा में सीटें बढ़ा दो, राज्यसभा में बढ़ा दो, तब भी वो कम से कम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। राज्यसभा में साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनकी सीटें बढ़ाओ, ये दूसरा उपाय हो सकता है, ठीक है। तीसरा फिर वही है कंसेंसस की, भाई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाओ, बिठाओ, उनको समझाओ कि भाई ये देश एक है, यूनिटी फाइव ना, वो तो यूनिटी वाली बातें करनी है, कंसेंसस बिल्ड ही करना है कि भाई ये जो लोकतंत्र का जो प्रिंसिपल है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो लोकतंत्र का जो मूल ढांचा है वही ढह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनको समझाओ इन चीजों में। तो एक इशू एक ऐसा है ये डिलिमिटेशन का जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर डिलिमिटेशन या परिसीमन आयोग बनाया जाना है, ठीक है।
तो ये डिलिमिटेशन से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी और क्या इशू थे, क्या संभावित समाधान है ये, और बाकी हम देखते हैं आगे धीरे धीरे ये कैसा डेवलप होता है। थैंक यू वेरी मच।